सभी का स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला में। तो आज हम लेके आए आप सभी के लिए साइंस का मॉक टेस्ट, और ऐसे ही मॉक टेस्ट चैनल पर आते रहेंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ इस मॉक टेस्ट के। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हिच गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब अगर हम मैग्नीशियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कौन सी गैस इवॉल्व होगी, कौन सी गैस निकलेगी। तो हमें पता है जब भी हम मेटल की रिएक्शन, ठीक है, मेटल की रिएक्शन अगर हम किससे कराते हैं, एसिड के साथ कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, मेटल ऑक्साइड प्लस यहाँ पे और क्या मिलेगा उसके साथ साथ हमें यहाँ पे हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस मिलती है यहाँ पे। ठीक है, तो याद रखना जब भी हम मेटल की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, एसिड के साथ कराते हैं, तो हमें मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन कौन से दे रखे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं मिलती इसमें, नाइट्रोजन नहीं मिलती, ऑक्सीजन नहीं मिलती, कौन सी मिलती है यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस। तो इसका ऑप्शन कौन सा, डी करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, व्हेन ए साउंड वेव गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर द क्वांटिटी दैट रिमेन अनचेंज। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसकी क्वांटिटी हमेशा चेंज नहीं होगी, कभी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है, हमेशा ही सेम रहेगी। अगर हम बात करें यहाँ पे ये जो चार ऑप्शन है, जिसमें सबसे पहला स्पीड, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, तो ये क्या होते हैं, ये चारों ऑप्शन है। अब हमें इनमें से ही बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा, कौन सा इनकरेक्ट है। अगर हम बात करें एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाते हैं तो स्पीड जो है वो क्या हो जाती है, यहाँ पे चेंज हो जाती है। ठीक है, स्पीड क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा यहाँ पे। जैसे कि सबसे ज्यादा सॉलिड में स्पीड होती है साउंड की, फिर लिक्विड में, फिर गैस में, वैक्यूम में तो होती ही नहीं है। एम्पलीट्यूड की अगर हम बात करें तो एम्पलीट्यूड के साथ भी ऐसा ही केस होता है, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ज्यादा क्या होती है, लाउडनेस भी होती है यहाँ पे। तो ये जो है क्या होगा, ये सब्सटेंस पे भी ये वेरी करेगा। तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन गलत होगा। जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी हम कहीं पे भी चले जाएं, ये उस पे मीडियम का कोई भी रोल नहीं होता, फ्रीक्वेंसी हमेशा अनचेंज रहेगी। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या रहेगा, डी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो एब्सेंट कहाँ पे होती है। तो देखो यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल मतलब कि जो पुराने तरह के सेल होते हैं, मतलब प्रो का मतलब प्रिमिटिव एक तरीके से। अब प्रिमिटिव जो सेल्स हैं उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। जैसे कि इसमें क्या दे रखा है, एग्जांपल दे रखा है ब्लू ग्रीन एल्गी का। तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो प्रिमिटिव सेल का एग्जांपल है। ठीक है, जब ये प्रिमिटिव है तो इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो फिर यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी। तो इसका ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है यहाँ पे, बैक्टीरिया आर ऑर्गेनिज्म इन। ठीक है, बैक्टीरिया आर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बैक्टीरिया कौन सा ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे मल्टी सेलुलर, ट्राइसेल्युलर, बायोसेल्युलर या फिर यूनिसेलुलर। देखो मल्टी सेलुलर का मतलब यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे सेल्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे सेल होंगे। ट्राई का मतलब यहाँ पे 3 होंगे, बायो का मतलब यहाँ पे 2 होंगे, और यूनिसेलुलर का मतलब 1 सेल होता है। तो जो बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है, सिंगल सेल्युलर होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, डी ऑप्शन। देखो यूनि का मतलब यहाँ पे क्या होता है, हमेशा याद रखना एक से। ठीक है, यूनि का मतलब एक, या फिर यहाँ पे सिंगल सेल्युलर दे दे। तो इसमें कौन सा आएगा, ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब प्रिज्म प्रोड्यूस। प्रिज्म क्या प्रोड्यूस करता है, अगर हम माने यहाँ पे सपोज कर लेते हैं अगर कोई प्रिज्म है, तो यहाँ से क्या आती है, जब व्हाइट लाइट आती है, व्हाइट लाइट एंटर करेगी, जब एंटर करेगी इसमें तो क्या होता है, यहाँ से 7 कलर्स में वो स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, क्या होता है वो 7 कलर्स में यहाँ पे स्प्लिट हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विप्योर बोलते हैं। और उस फिनोमेना को हम बोलते हैं यहाँ पे डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे उसको, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जब व्हाइट लाइट 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है थ्रू द प्रिज्म, उसको बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following metal catch fire on reaction with air। इनमें से कौन सा मेटल है जो एयर के साथ रिएक्ट करके आग जल जाती है उसमें, मतलब कि वो बर्न होने लगता है।
तो यहाँ पे याद रख लेना हमेशा दो मेटल होते हैं, एक तो ये यहाँ पे सोडियम और दूसरा जो मेटल होता है वो होता है पोटेशियम। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम दो ऐसे मेटल होते हैं जो क्या एयर के कांटेक्ट में आते ही वो बर्न होने लगते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, बी करेक्ट होगा। याद रखना यहाँ पे पोटेशियम आ जाए या सोडियम आ जाए वो दोनों ही करेक्ट होंगे। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, सोडियम दे रखा है, तो सोडियम करेक्ट होगा, और पोटेशियम आए तो पोटेशियम करेक्ट होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7, द टू ऑब्जेक्ट रब्ड अगेंस्ट ईच अदर। अगर हम दो ऑब्जेक्ट को रब करें, अगर मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, अब इन दोनों को हम क्या करें, रब करें, दोनों को आपस में क्या करें, यहाँ पे रब करें। अगर इनको दोनों को रब्ड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे तो कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, इसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जब दोनों को हम दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के साथ रब करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट से निकल के इलेक्ट्रॉन दूसरे में चले जाएंगे। ठीक है, एक से निकल के कहा जाएंगे, दूसरे के अंदर जाएंगे। तो याद रखना, एक से निकले हैं दूसरे में गए हैं, तो जहां से निकले वो क्या होगा, वहां पे लूज हुए इलेक्ट्रॉन, और जिस ऑब्जेक्ट के पास गए तो उसने क्या किया, गेन किया इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या होता है, विल लूज इलेक्ट्रॉन बिल्कुल लूज करते हैं, विल गेन इलेक्ट्रॉन ये भी करते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट होते हैं। तो वन विल लूज एंड अदर विल गेन इलेक्ट्रॉन, एक लूज करेगा दूसरा गेन करेगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा रहेगा, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट लूज करता है इलेक्ट्रॉन को तभी दूसरा ऑब्जेक्ट गेन करेगा। ये नहीं कि उसी ऑब्जेक्ट में जब वापस ही आते रहेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है, ना ही गेन किया ना ही लूज किया। तो याद रखना, एक ऑब्जेक्ट गेन करेगा दूसरा लूज करेगा, तो इसका ऑप्शन सी रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है, जो पेरेंट्स से उनके बच्चों में ट्रांसफर होते हैं, वो होता क्या है। तो अगर हम बात करें, जैसे कि यहाँ पे क्रोमोसोम्स दे रखा है, क्रोमोसोम्स को अगर हम क्या करें, यहाँ पे जूम करके देखें, अगर क्रोमोसोम को जूम करके देखें तो वहां पे क्या देखने के लिए मिलता है, डीएनए। और डीएनए को अगर हम जूम करके देखते हैं तो वहां पे क्या मिलता है, जीन्स। जीन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पेरेंट से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो जीन्स है वो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है, ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, व्हेन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज कैरीड आउट, वाटर इज डिकम्पोज इन। जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो वाटर जो है वो किन कंपोनेंट में टूट जाता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर कोई भी यहाँ पे बीकर ले ले और उसमें क्या लगा दें, तो इलेक्ट्रोड लगा दें और क्या करते हैं, यहाँ पे करंट पास करा दें। ठीक है, क्या करें, करंट पास करा दें यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ पे जब करंट फ्लो होगा, ये इलेक्ट्रोड्स हैं और इसमें क्या करते हैं, हम वाटर फिल कर दें। ठीक है, यहाँ पे क्या हो, वाटर। अब हमने इसमें वाटर फिल कर दिया। अब वाटर जो है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, H2O। ठीक है, ये क्या है, H2O फॉर्मूला होता है वाटर का। अब इलेक्ट्रोलाइसिस के टाइम पे ये क्या होता है, H प्लस और OH माइनस में टूट जाता है। अगर हम बेसिकली बात करें तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। तो ये डिकम्पोज किस में होता है, ऑक्सीजन गैस में, हाइड्रोजन गैस में, दोनों में। तो इसमें क्या आएगा, बोथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के ही कंपाउंड होते हैं। तो ये क्या होता है, इन्हीं दोनों में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन सी रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10, कैरियर ऑफ डेंगू वायरस इज। डेंगू वायरस के जो कैरियर होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, इनमें ऑप्शन दे रखे हैं, एक हाउस फ्लाई, ठीक है, फीमेल एडिस मॉस्किटो, एनोफोली मॉस्किटो और कॉकरोच। इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा। अगर देखो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। ये पता है कि मॉस्किटो की वजह से डेंगू होता है, मलेरिया होता है। अब याद कैसे रखें कि कौन सी मॉस्किटो की वजह से डेंगू और मलेरिया हो। तो यहाँ पे इसको याद रखने के लिए क्या करो, जो डेंगू है, ठीक है, तो वो किससे होता है, फीमेल एडिस मॉस्किटो। यहाँ पे देखो डी आ रहा है, तो यहाँ पे डेंगू से भी डी है, तो फीमेल एडिस मॉस्किटो से क्या होगा, ये जो डेंगू वायरस है, ठीक है, वो क्या होता है, स्प्रेड होता है। डेंगू वायरस किसकी वजह से स्प्रेड होता है, फीमेल एडिस मॉस्किटो की वजह से। तो ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे, सी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहने वाला है। अब हम बात करें फीमेल एनोफोलिस मॉस्किटो जो होते हैं वो कैरियर होते हैं मलेरिया के।
बेसिकली उसमें क्या करते हैं, वो प्लाज्मोडियम को कैरी करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, मलेरिया का फीमेल एनोफोलीज मॉस्किटो। याद रखना, अगर डी आ जाए तो डेंगू और यहाँ पे एनोफोली आ जाए तो फिर उसमें क्या होगा, मलेरिया। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या रहेगा, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, फीमेल एडीज मॉस्किटो, डेंगू वायरस के जो कैरियर होते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू। डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होता है, देखो डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, कटिंग ऑन अ फॉरेस्ट या फिर ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल। फॉरेस्ट ऑन अ लार्ज स्केल। लार्ज स्केल पे जब हम फॉरेस्ट या ट्रीज को काटते हैं उसको डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। अब इससे क्या होगा, देखो जब फॉरेस्ट कट जाएंगे, पेड़ कट जाएंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो ज्यादा हो जाएगी, जो CO2 है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, एक्सेस हो जाएगी, मतलब ज्यादा हो जाएगी। अब ज्यादा हो जाएगी तो जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो ये सन रेज जो होंगी, क्या होगा यहाँ पे, सन रेज को क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रैप कर लेंगे। ट्रैप कर लेंगे तो मतलब कि सन रेज ज्यादा देर तक रहेंगे, ट्रैप करके रखेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो जिससे क्या होगा, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, पहली बात। दूसरी बात क्या बोला था अभी, देखो यहाँ पे एक चीज और बताई थी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज्यादा हो जाएगी, मतलब ऑक्सीजन क्या होगी, कम होगी, क्योंकि पेड़ ही ऑक्सीजन देते हैं। तो यहाँ पे इम्बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये दोनों ही होगा, मतलब कि पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन ठीक है। और यहाँ पे डी ऑप्शन क्या दे रखा है, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे क्या होगा, जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, those species of plant and animal that are found exclusively in particular area are termed as। ऐसे स्पीसीज प्लांट और एनिमल की जो किसी एक एरिया में रहती हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं यहाँ पे एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज वो होती हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती हैं। अगर हम बात करें पोलर बियर की, जो पोलर बियर होता है वो पोलर रीजन में ही पाया जाता है, उसके अलावा कहीं और नहीं पाया जाता। तो यहाँ पे वो किस में आएगा, एंडेमिक स्पीसीज में आएगा। तो इसका ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जीन्स आर लोकेटेड इन। अभी देखो इस टाइप का ये क्वेश्चन कराया था, जीन्स जो है वो कहाँ लोकेटेड होते हैं। देखो क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए। अगर हम इसको जूम करके देखें और जूम करें तो वहां पे क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। ठीक है, तो जीन्स कहाँ लोकेटेड होते हैं, यहाँ पे क्रोमोसोम्स में। याद रखना कहाँ लोकेटेड होते हैं, क्रोमोसोम्स में। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पेंडुलम ऑसिलेट 20 टाइम इन 2 सेकंड। 20 टाइम ऑसिलेट करता है 2 सेकंड्स में, इसका टाइम पीरियड पूछा है। अब हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला अगर नहीं याद हो तो हम क्या करें, यहाँ पे बेसिकली फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन या फिर वाइब्रेशन। नंबर ऑफ वाइब्रेशन, कितनी बार वाइब्रेट किया है या फिर ऑसिलेट किया है, अपॉन यहाँ पे टाइम टेकन। ठीक है, क्या करते हैं हम यहाँ पे, टाइम टेकन। अब ये फॉर्मूला इसको अगर हम पुट करें तो यहाँ पे क्या होगा, 20/2, तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा, 10। अब हमेशा याद रखना जो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला में रिलेशन, तो 1 यहाँ पे टाइम पीरियड क्या होता है, यहाँ पे 1/फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 1/फ्रीक्वेंसी यहाँ पे टाइम पीरियड है। तो अगर हम निकालें इसी फॉर्मूले से तो क्या आएगा, 1/10। 1/10 कितना होता है यहाँ पे, 0.1। तो यहाँ पे क्या निकल आएगा हमारा, टाइम पीरियड 0.1 सेकेंड। तो याद रखना फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, टाइम पीरियड का किसी का भी याद कर लो, फिर उससे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, क्योंकि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का क्या है, ये रिलेशन दे रखा है। ठीक है, इसको याद रख लेना, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो इससे ही होंगे। ठीक है, तो याद रखना टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या रहेगा, ए ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्पीसीज विच आर एट वर्स्ट ऑफ एक्सटेंट। मतलब कि यहाँ पे एक्सटेंशन के करीब है, ऐसी स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, जो स्पीसीज ठीक है खतरे में है और उनकी अगर पॉपुलेशन इसी तरीके से कम होती रही तो वो क्या हो जाएंगे, एक दिन खत्म हो जाएंगे, एक्सटेंट हो जाएंगे। उन स्पीसीज को हम बोलते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज। क्या बोलते हैं उन्हें, एंडेंजर्ड स्पीसीज बोलते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लैनेट ऑफ द सन। इनमें से सन का प्लैनेट कौन सा नहीं है। देखो हमेशा अगर क्वेश्चन करने के दो तरीके होते हैं, या फिर सही ढूंढ लो या फिर गलत ढूंढ लो। तो यहाँ पे अगर तुम्हें क्या पता है, सही ऑप्शन पता है
कि सन के प्लैनेट कौन से होते हैं, तो फिर क्या करना है हमें, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, मर्क्यूरी होता है, अर्थ होता है और सैटर्न होता है, तो ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, या फिर गलत ऑप्शन ढूंढ लो या फिर ठीक ढूंढ लो। और बचा हुआ यहाँ पे क्या है, सीरीज। सीरीज जो होता है सन का प्लैनेट नहीं होता, ये क्या होता है, एक स्टार होता है। ठीक है, क्या होता है, ये स्टार होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जब ये स्टार है तो ये प्लैनेट तो होगा ही नहीं, फिर यहाँ पे क्या होगा, ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहने वाला है, नॉट अ प्लैनेट ऑफ सन। सन का कोई प्लैनेट नहीं होता, मतलब हमारे बेसिकली बात करें तो सोलर सिस्टम का प्लैनेट नहीं होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज नोन एज। जब व्हाइट लाइट क्या होती है विबग्योर में, विबग्योर में जब क्या होते हैं व्हाइट लाइट स्प्लिट हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो वहां पे बोलते हैं हम डिस्पर्जन। व्हाइट लाइट स्प्लिट इनटू 7 डिफरेंट कलर्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे, विबग्योर बोलते हैं या फिर हम डिस्पर्जन बोलते हैं। अलग अलग कलर में क्या होती है, स्प्लिट हो जाती है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ प्रेशर। इनमें से कौन सी यूनिट नहीं है प्रेशर की, प्रेशर की कौन सी यूनिट नहीं है। अब प्रेशर की इसमें से कौन कौन सी यूनिट नहीं है, देखो पास्कल तो होती है, ठीक है, बार भी होती है और टॉर भी होती है। जो जूल है वो किसकी यूनिट होती है, एनर्जी की। ठीक है, किसकी होती है यहाँ पे, एनर्जी की यूनिट होती है। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्या पूछा हमसे यहाँ पे, नॉट। कभी भी जब क्वेश्चन को पढ़ो तो ध्यान से पढ़ना जहां पे स्पेशली नॉट आ जाए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ऐसे ही पढ़ के छोड़ दिया कि यहाँ पे पास्कल की उसकी प्रेशर की यूनिट क्या होती है, तो पास्कल लगा के आ जाओगे। याद रखना जब भी नॉट आ जाए तो उसको केयरफुली पढ़ना। तो यहाँ पे कौन सी होती है, यहाँ पे डी, जूल जो है वो प्रेशर की यूनिट नहीं होती। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज प्रिवेंट इन ह्यूमन आई बाय। तो जो इंटरनल रिफ्लेक्शन को प्रिवेंट करता है, मतलब कि अगर यहाँ पे हमारी आईज में जो डायरेक्ट यहाँ पे जाती है जो लाइट रे है वो जाती है रेटिना तक। अगर यहाँ पे इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ तो क्या होगा, यहाँ वहां से टकराते हुए तब जाएगी। तो उस इंटरनल रिफ्लेक्शन को कौन प्रिवेंट करता है, यहाँ पे कॉर्वाइड। ठीक है, कॉर्वाइड जो है वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है हमारे इंटरनल रिफ्लेक्शन को। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या रहेगा, ए ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। अब किस तरीके से, यहाँ पे ये देखो ये डायग्राम दे रखा है, ये जो है ये यहाँ पे क्या है, कॉर्वाइड। हम कलर चेंज कर लेते हैं इसका। ठीक है, ये जो है ये यहाँ पे ये वाला जो पार्ट होता है इसका, मतलब पूरी आई में, ठीक है, इस तो वो क्या होता है, कॉर्वाइड होता है। आईज में क्या होता है, देखो यहाँ से लाइट एंटर करती है, इस तरीके से जाती है, फिर यहाँ पे रेटिना पे क्या करती है, इमेज बनाती है। तो कॉर्वाइड क्या करता है, बेसिकली प्रिवेंट करता है आईज। ठीक है, इसमें इंटरनल रिफ्लेक्शन होने से। अब हम इसका कलर फिर से चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन था वो क्या था, ए करेक्ट ऑप्शन है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, विच केमिकल गिव राइज टू एसिड रेन। इनमें से कौन से केमिकल्स होते हैं जो एसिडिक रेन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। आपने कभी भी सुना होगा अपने घर पे, जब भी फर्स्ट रेन होती है मॉनसून की, तो उसमें घर वाले नहाने से मना करते हैं कि पहली बार इसमें नहीं नहाना चाहिए। उसके पीछे का रीजन क्या होता है, क्योंकि वो एसिडिक रेन होती है और वो हमारे लिए हार्मफुल होती है, प्लांट्स के लिए, सब के लिए हार्मफुल होती है। तो उसमें क्या होता है, जो कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है उसका बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो एसिडिक रेन है वो होती है। NaDS होती नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड भी इसमें एनवायरमेंट में प्रेजेंट होती है, लेकिन जो एसिडिक रेन के लिए सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वैलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन की जो वैलेंसी होगी वो क्या होती है। तो हमें पता है कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है, क्या, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है यहाँ पे 6। ठीक है, और कार्बन जो होता है एटॉमिक नंबर 6 है। अगर हम बात करें इसके जो शेल्स होते हैं, ठीक है, उसमें लास्ट आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। और इसको कंप्लीट होने के लिए कितने चाहिए रहते हैं, 4 चाहिए रहते हैं। तो वही क्या होगा, इसके बैलेंसी होगी। तो इसकी बैलेंसी कितनी होती है, 4। इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी, 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है, करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल कैचेस फायर व्हेन एक्सपोज टू एयर। इनमें से कौन सा नॉन मेटल है जो एयर के कांटेक्ट में आते ही क्या होता है, जलने लगता है। तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे नॉन मेटल दे रखा है, पिछले में क्या था, मेटल दे रखा था।
मेटल अगर हो तो वहां पे सोडियम आ जाएगा, अगर हम बात कर रहे हैं नॉन मेटल की तो वहां पे क्या आएगा, फास्फोरस। तो यहाँ पे सोडियम गलत है, सल्फर गलत है, कार्बन गलत है, यहाँ पे कौन सा होगा, फास्फोरस। फास्फोरस क्या है यहाँ पे, नॉन मेटल, याद रखना ये क्या है, नॉन मेटल। ठीक है, क्या दे रखा है, ये नॉन मेटल दे रखा है, तो इसका ऑप्शन डी होगा करेक्ट। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म इजीली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट इजीली इज नोन एज। जो ऐसी प्लास्टिक जिसको हम क्या करें, अगर हीट करें तो वो डिफॉर्म हो जाती है, उसका शेप हम चेंज कर सकते हैं इजीली। तो वो जो थर्मोप्लास्टिक होती है उनके बीच में कोई भी इंटरलॉक नहीं होता, अगर उसको हीट करें उसका शेप चेंज करना चाहें इजीली हम कर सकते हैं। और वहीं पे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में इंटरलॉकेशन होता है उनके स्ट्रक्चर में, ठीक है, एक चेन होती है उसमें इंटरलॉक होता है, जब इंटरलॉक होगा तो उसका स्ट्रक्चर हम चेंज नहीं कर सकते एक बार हीट करने पे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो क्या होने वाला है, थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होते हैं जिनको हम हीट करके उनका जो शेप है वो चेंज कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बर्निंग ऑफ एलपीजी इज एन एग्जांपल ऑफ कंबशन। बर्निंग ऑफ एलपीजी, एलपीजी को जब हम बर्न करते हैं तो वो किसका एग्जांपल होते हैं, तो वो यहाँ पे क्या दे रखा है, स्पॉन्टेनियस, स्लो, एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव नहीं होती, ठीक है, स्लो नहीं होती, ये क्या होती है, रैपिड। एक साथ अगर हम जलाते हैं तो एक साथ जल जाती है, तो रैपिड क्या होता है, कंबशन का एग्जांपल है यहाँ पे एलपीजी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पर 25 क्वेश्चन नंबर, लॉन्गेस्ट सेल फाउंड इन द बॉडी ऑफ एनिमल इज। जो लॉन्गेस्ट सेल होता है एनिमल की बॉडी में उसको हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट सेल होता है एनिमल्स की बॉडी में उसको हम बोलते हैं नर्व सेल। ठीक है, एनिमल्स की बॉडी में याद रखना जो लॉन्गेस्ट सेल होता है उसको बोलते हैं हम नर्व सेल। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है, यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, what causes a matchstick to catch fire when rubbed on a rough surface। हम क्या करते हैं, जो मैच स्टिक होती है, मैच स्टिक का ये वाला जो पार्ट होगा यहाँ पे क्या होता है, रफ सरफेस होता है। अगर हम कोई भी यहाँ पे स्टिक को, ठीक है, कोई भी मैच स्टिक को जब हम क्या करते हैं, रब करते हैं इसके साथ, जैसे यहाँ पे अगर हम रब करेंगे तो क्या होता है, वो जलने लगती है। जलने किस वजह से लगती है, वहां पे फ्रिक्शन जनरेट होता है। क्या होता है, फ्रिक्शन। दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में हो और वहां पे जो अगर मोशन कराएं उसको अपोज करें तो क्या होता है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से मैच स्टिक जो है वो जलने लगती है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट रहने वाला है, फ्रिक्शन। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। टू एंड फ्रो आ जाए या फिर यहाँ पे टुवर्ड्स एंड फॉरवर्ड आ जाए, टुवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स, बैक एंड फोर्थ आ जाए, ठीक है, टुवर्ड एंड फॉरवर्ड आ जाए, उस मोशन को हम बोलते हैं यहाँ पे ऑसिलेटरी मोशन, या फिर हम बोलेंगे उसको वाइब्रेशन। वाइब्रेशन या फिर ऑसिलेटरी मोशन, अगर इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आए तो उसी पे आप टिक कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये क्या रहने वाले हैं, करेक्ट रहने वाले हैं, तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑसिलेटरी मोशन होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन। रोलिंग फ्रिक्शन जो होती है वो किससे कम होती है, देखो यहाँ पे अगर हम बात करें स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर उसके बाद आता है यहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन, फिर उसके बाद आता है रोलिंग फ्रिक्शन। और ये वाला जो पीवाईक्यू कराए थे फ्रिक्शन चैप्टर के उसमें भी बता रखा है, सबसे ज्यादा यहाँ पे फ्रिक्शन होती है स्टैटिक में, फिर स्लाइडिंग में, फिर रोलिंग में। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी, क्योंकि यहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन इन दोनों से ही कम क्या होती है, यहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन। तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीडीसाइड। वीडीसाइड, देखो सबसे पहले वीड क्या होते हैं, हम अगर जाने कि यहाँ पे वीड क्या होते हैं, वीड जो होते हैं वो अनवांटेड प्लांट होते हैं। क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स। जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं मतलब कि जिन जो हमें नहीं चाहिए अपने खेतों में, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, वीड बोलते हैं। और वीडीसाइड क्या होते हैं, यहाँ पे वीडीसाइड क्या करते हैं, रिमूव करते हैं वीड को। क्या करते हैं, ये रिमूव वीड्स, ठीक है, वीड्स को ही रिमूव कराने का काम करते हैं, मतलब हटाने का, मारने का काम करते हैं। अब इनमें से वीडीसाइड क्या है, देखो ये क्या है, ये फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर और ये भी फर्टिलाइजर होता है। ये वीडीसाइड है वो क्या है, 2,4D। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है वो रहने वाला है बी, 2,4D। ठीक है, 2,4D जो है वो एक वीडीसाइड है, कभी कभार इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो डी की फुल फॉर्म होती है डाइक्लोरोफिनॉक्सिल एसिड।
ठीक है, जो क्या करता है, बीड्स को रिमूव करने का काम करता है, तो इसका ऑप्शन बी रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्शन रिएक्शन जो फोर्स है वो कहाँ वर्क करती है? अगर हम बात करें एक्शन रिएक्शन फोर्स, जैसे कि न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो वो कहाँ पे वर्क करता है? तो यहाँ पे याद रखना, ये हमेशा डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे वर्क करता है। सेम ऑब्जेक्ट पे वर्क करेगा तो वहां पे कोई भी मूवमेंट नहीं होने वाला। क्या करता है, जो डिफरेंट दो ऑब्जेक्ट होते हैं इन दोनों पे वर्क करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट बॉडीज, दो अलग अलग बॉडीज पे ही वर्क करता है। जैसे कि अगर हमने बॉल को फेंक के मारते हैं दीवार में, तो वहां से वापस आता है, तो पहली क्या होगी, बॉल होगी, फिर जो बॉल है वो फिर दीवार में टकराई, दीवार में क्या है, उतनी ही फोर्स लगाई बॉल पे, तभी वो क्या आएगी, वापस आती है। तो एक्शन रिएक्शन फोर्स हमेशा दो ही ऑब्जेक्ट पे लगती है, याद रख लेना। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या होगा, यहाँ पे सी ऑप्शन, ऑन डिफरेंट बॉडीज, अलग अलग बॉडीज पे लगेंगे। इस मॉक टेस्ट में इतने ही क्वेश्चन थे। अगर आपको ऐसे ही और क्वेश्चन करने हैं तो हमारे चैनल एंट्रेंस वाला को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको 9th और 10th का सिलेबस पढ़ना है तो न्यू एरा क्लासेस 2.0 को ज्वाइन कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल जहां पे आपको ये कंटेंट फ्री में मिल जाएगा, एंट्रेंस वाला और न्यू एरा क्लासेस 2.0 दोनों को ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर विजिट कर सकते हैं, न्यू एरा क्लासेस के नाम से है। और आपको अगर फ्री कंटेंट चाहिए, जहाँ पे इनकी भी पीडीएफ चाहिए, मॉक टेस्ट की पीडीएफ चाहिए, वहाँ पे डीपीपी चाहिए, तो आपको मिल जाएगी। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको ये 2 नंबर दे रखे हैं, इनमें से किसी पे भी जाके आपको बस मैसेज करना है कि हमें ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए, तो आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। और ऐसे ही बहुत सारे फ्री कंटेंट के लिए, मॉक टेस्ट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।